जय हिंद। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बैंक बनाया गया है, जो सभी 2024 से 2028 के बीच जितने दरोगा एग्जाम पीटीआई मेंस का एग्जाम हुआ है, सभी क्वेश्चन के एक बेहतरीन डिस्कशन के साथ इस पुस्तक को बनाया गया है। जो यह फुली आपका एक सिलेबस है, यह एक सिलेबस पर आधारित पुस्तक है जो वर्तमान में सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन जो 60% इसी पुस्तक से आएगा। जो क्वेश्चन दिया गया है उसी से जो उसका बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सेट बाय सेट आपका पीडीएफ वहां से प्राप्त होगा और डिस्कशन में लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं जो 1717 पोस्ट के लिए पीटी 11 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए प्रश्नों को देखेंगे, जो पार्ट या 4th रहने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो पर्यटन का सतत विकास लगातार परिवर्तन के लिए किया गया था। तो आइए इसका यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ 2017 में पर्यटन का सतत विकास के रूप में मनाया था। 2019 स्वदेशी भाषा संयम और आवर्तीय सारणी के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। वहीं 2020 में नर्स और दाई एवं पादक स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2021 जो फलों एवं सब्जियों के शांति या विश्वास एवं सतत विकास के संरचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2022 को जो कांच सतत परिवर्तीय विकास एवं कारगिल महोत्सव पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 2022 को। 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष एवं शांति की गारंटी के रूपों में अंतर्राष्ट्रीय संवाद के वर्षों के रूपों में मनाया जाएगा। और 2024 का आपका मैकलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूपों में है। वहीं 2025 में ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार हम लोग सभी वर्षों को देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो अल बरूनी द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी द्वारा। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन को देखते हैं। जो यह पुस्तक किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अल बरूनी खगोलीय विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान और गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। अरबी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाउ ने किया था और अलवुरुद्दीन इंडिया एवं ए काउंटर ऑफ द रिलीजन नाम से भी जाना किया गया था। इसका जो अरबी रूप से अंग्रेजी भाषा में किया गया था तो उस बुक का नाम जो अलवुरुद्दीन इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन के नाम से किया गया था। इस पुस्तक के जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण का उल्लेख किया गया था। अब्दुल फजल अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न थे जिन्हें अकबरनामा और अज्ञान कबीरिया पुस्तक की रचना किए थे। अकबर के 3 खंडों में लिखा गया था। अकबर के समय अधिकारी इतिहास था। दारा सिकोया शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा सिकोया को हराया और जेल भेज दिया था। और इसी की पहली पुस्तक जो सफीनात उल औलिया है। अन्य रचना जो सिर अकबर महान रहस्य था जो उपनिषदों को 50 अध्यायों का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
जो फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंक की दर्जा दिया गया? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो इक्वाटॉस लघु वित्तीय बैंक को। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। यह इक्वाटॉस लघु वित्तीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंक की दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अनंत पीढ़ी समया से, जो आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। जो आश्रम दिया गया और आयु, किस आश्रम को किस आयु के बीच रहना है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो ब्रह्मचर्य जो 25 जन्म से 25 वर्ष की आयु को जो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत, गृहस्थ जीवन जो 25 से 50 वर्ष के बीच होता है गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन जो 50 से 75 वर्ष के बीच होता है, और सन्यासी जीवन जो 75 से 100 के बीच होता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 1, 2, 3, 4। आप देख लिए इसको। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। और इसका जो आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीतिक, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूपों को देखा जा सकता है। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था के विशेष महत्व है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ जीवन यात्रा का पड़ाव से है। हिंदू समाज में जीवन का सुव्यवस्थित ढंग से जीने हेतु समस्त जीवन को 100 वर्षों को मानते हुए जीवन का पड़ाव को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख पहली बार जबला लोपनिषद में किया गया था। जबला लोपनिषद उपन्यास में किया गया था। पहला है जो ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का व्यवस्था प्रथम चरण में है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम के इंद्रिय निग्रह, व्यायाम या निच्छाटन, गुरु सेवा, विद्या अध्ययन आवश्यक धर्म माने गए हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसमें विवाह, संतान उत्पत्ति, पंच महायज्ञ आदि कर्म को शामिल किया गया है या माने गया है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की समाप्ति और 50 वर्ष की आयु में पूर्ण होने के व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। इसमें व्यक्ति की समयंती, त्यागमन, विरक्ता और कठोर धर्मानुसार अनुशासन एवं वृद्ध जीवन यापन करने की स्वभाव शास्त्र देता है। इसका उम्र जो 50 से 75 वर्ष के बीच है। और लास्ट देख लेते हैं चौथा जो सन्यासी आश्रम है। जब व्यक्ति 75 वर्ष की आयु में पूर्णतः कर लेते हैं तब यह सन्यासी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इस काल में व्यक्ति पूर्णतः भौतिक संसार से दूर और जितेंद्रिय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं था। हिंदू धर्म शास्त्रों में भिक्षुक, यति, परिवारजक आदि के शब्दों में सन्यासी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपका देख लेते हैं। जो संपीड़ित वायु को, स्प्रिंग को, बैटरी को भी, संधारित्र। आपका ऑप्शन डी होगा डो, सभी को किया जा सकता है, सभी को। जो ऊर्जा संग्रह के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। संपीड़ित वायु में दाब ऊर्जा के रूपों में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली का उपकरणों में होती है, जैसे एयर हैमर, ड्रिलर, वॉच। और स्प्रिंग का ऐसे उपकरण है जिसे लचीलेदार और लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोड क्रिया के तहत विक्षेपण करना है। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार के पुनः प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडार के लिए तथा अटकों को झेलने के लिए किया जाता है।
बैटरी ऊर्जा संग्रह जो ऊर्जा भंडार के प्रणालियों में का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा भंडार के सामान्य उदाहरण रिचार्जिंग बैटरी, जिसका प्रयोग हम मोबाइल फ़ोन में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। यह एक यंत्र है जिसमें संरक्षित रखी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी किया जाता है। इसका उपयोग मोटर में, छत के पंखे या कूलर की मोटर इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है, बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो आइए यह क्या है, इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। ब्लू चिप कंपनी ऐसे कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूती प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा और इनका शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। यह कंपनी पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने सेक्टर के अग्रणी कंपनी के रूपों में जानी जाती है। लार्ज मार्केट कैप की कंपनी भारत में जो इस तरह की सभी कंपनियां हैं कम से कम 20,000 करोड़ों को मार्केट कैप रखती हो। इस प्रकार की कंपनी का इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली होती है। पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है, लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड और उच्चतम गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट, बड़ा मार्केट आधार आदि होता है। इस कंपनी का शेयर अर्थात ब्लू चिप शेयर बहुत अधिक मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। तो आइए यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में स्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग 51% भूभाग पर लागू हुआ। 1792 ईस्वी में मद्रास के बरामहल जिले में पहली बार जो कर्नवाल रीढ़ी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। मद्रास के बरामहल जिले में पहली बार यह लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो 1820 से 27 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तब उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी को लागू किया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमींधारक और भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई थी। लगान की शर्त अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं को वर्ष 1825 ईस्वी में लागू किया गया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी के संपूर्ण ढक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया। आइए और देखते हैं इसका। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य लाभ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। जो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, जो 68वें बीपीएससी में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण हेतु गांव एवं गांव के समूहों की इकाई माना गया था। मार्टिन बर्ड के उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा गया और महलवाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांतों एवं पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत को 30% भूभाग पर लागू किया गया था। जो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रॉट के बीच विचार के आधारभूति भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वार्षिक लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी में इसे व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया।
जिसे अस्थायी बंदोबस्त और इस्तेमारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अर्थात मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इस व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था अर्थात मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसमें जमींदार लगान का 11वां भाग जो अपने पास रखते थे, शेष 89% भाग कंपनी को कोष में जमा करना रहता था। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। इस प्रकार हम लोग डिस्कशन बेहतरीन देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सा जो आग्नेय चट्टान नहीं है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो आग्नेय चट्टान नहीं है। यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सेल जो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला देखें, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के रूपों में किया गया है। जो आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली लावा के जमने से होती है। इसका जीवाश्म ईंधन पाई जाती है। इसमें जीवाश्म ईंधन भी पाई जाती है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेंगामाटाइट, डोडाराइट, ग्रेवा, पिंच स्टोन और प्यूमिस आदि, यह जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अवसादी चट्टान। जो चट्टान चूर्ण एकत्रित होकर नीचे जमा होती है जाने के अवसादी शैली का निर्माण होता है। इसकी संरचना परतों के रूपों में होती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। जो अवसादी चट्टानों में अधिकतम खनिज तेल पाई जाती है। संपूर्णतः भूपृष्ठ पर के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैल का विस्तार है। 75% पर अवसादी है, जबकि क्रस्ट का निर्माण इसके योगदान से 5% होता है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है बालुआ पत्थर, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी, खड़िया, डोलोमाइट आदि, ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कयांत्रिक चट्टान जो उच्च तापमान, दबाव अर्थात दोनों के प्रभाव से एक ऊंचे ताप का वाष्प एवं जल का रासायनिक क्रिया होती है। आइए और देखते हैं बेहतरीन डिस्कशन। से आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बने चट्टानी कयांत्रिक चट्टान कहलाती है। जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप से परिवर्तन हो जाने से जो चट्टान बनती है उसे कयांत्रिक चट्टान कहलाती है। इस चट्टान के कठोरता और दृढ़ता भी स्वाधिक होती है। जीवाश्म का अभाव इसमें होता है। कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण है हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट, यह सभी जो कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैली जो ग्रेनाइट जो नीस में, बेसाल्ट जो एमपी बेलाउट और सिल्क्स्ट हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरित से बनी शैल जो केले एवं सैग जो अस्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट और बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश से जीती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो इंग्लैंड से जीती है। 2017 का आपका देखते हैं 12वां आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन जो न्यूजीलैंड में होगा, और 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कर ली थी। यह उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जो कागज का जलना है यह रासायनिक उदाहरण है, जबकि नर्म लोहे के चुंबकीय होना यह भौतिक परिवर्तन है। जल के शक्कर में घुलना यह भौतिक है। जल में बर्फ को घनों का बनना यह भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की संरचना होती है।
इस परिवर्तन के पश्चात एक नए पदार्थों बनता है जिसका गुण धर्म मूल रूप से पूर्णतः भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ का मूल पदार्थों के पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कुछ रासायनिक परिवर्तन भिन्न निम्न हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम का तार का जलना, आटा से रोटी बनाना आदि। यह सभी रासायनिक परिवर्तन है। आइए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण हैं, जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होती है। भौतिक आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन होती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कुछ भौतिक परिवर्तन निम्न है, जो जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, नमक में जल में विलयन, स्प्रिंग का खिंचाव, बादल का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, यह सभी भौतिक परिवर्तन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने विश्व के सबसे लंबा 100 GBps तकनीकी आधारित समुद्री प्रणाली का आरंभ किया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो रिलायंस कंपनी ने किया है। जो रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने जियो इंफोकॉम के जुलाई 2017 में एशिया अफ्रीका यूरोप समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में कौन सा जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधान परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, अतिरिक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री एवं प्रशासन का परिषद का पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनके सुझाव देना होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य सामान्य हितों में संबंधित विषय पर जांच करने और उनके सलाह का देने का दायित्व भी होता है। अंतर्राज्यीय विषय से संबंधित नीति एवं कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए भी यह परिषद अनुशंसाई कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी एवं गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी। सलाहकार दे सकते हैं। यह नीति आयोग का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा जो 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं तथा उप प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूपों में कार्य करता है और केंद्र एवं राज्यों के सरकार की नीति का निर्माण से संबंधित प्रसारित और महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसदीय के 3 अंग होते हैं, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य उच्च सदन कहलाता है और अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी विघटन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आईआईटी संस्थान जो MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना किया है? तो आइए देखते हैं कौन सा किया है। जो खड़गपुर किया है। खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेडिकल की भी पढ़ाई कराने जा रही है।
जो खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डॉक्टर BC राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर, रिसर्च आउटडोर पेंशन डिपार्टमेंट प्रारंभ करने वाला था। वर्ष 2021 में प्रारंभ करने की योजना थी। पहले चरण में IIT खड़गपुर 50 सीटों के साथ कोर्स शुरू करेगा। दूसरा चरण में बढ़ाकर 100 सीट तक कर दिया जाएगा। इसका यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। भारत में अभी 23 तकनीकी शिक्षक संस्थान हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में भारत का स्थान स्थापित किया गया है, सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, जो इसमें कुल 11,269 सीट हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में बौद्ध मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है, जो बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांतों के मंगलम नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार और 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इनका निर्माण जो 750 से 884 ईस्वी के बीच शैलेंद्र राजवंश एक शासक ने करवाया था। अंकोरवाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह रौ में साम्राज्य की भगवान विष्णु एवं के हिंदू मंदिर बना था। वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है अंकोरवाट का मंदिर, जो सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो जो रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी। जो हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। इसी स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल से अनागार और बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुआ है। सभ्यता के 6 नगरों में से एक नगर हड़प्पा भी था। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक एवं कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग खोजे रेलवे लाइन निर्माण के कारण हो गया था। सरस्वती नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे पर बसे होने का प्रमाण मिलता है। वेदांत ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा जाता है गया है। सरस्वती नदी को इसका श्रेष्ठता के कारण नदियों की माँ यानी नदीत्मा कहा जाता है, नदीत्मा कहा जाता है। कुछ भूगोलवेत्ता घग्गर एवं सरस्वती नदी का एक मानते हैं। घग्गर नदी और सरस्वती नदी को एक मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता का काफी स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। उसे मोहनजोदड़ो, आमरी, सूतकागोडोर, चुंदुदड़ो आदि ये सभी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पोटेशियम नाइट्राइट होगा। तो आइए इसका देखते हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिंग सोडा का होता है, कास्टिंग का होता है, जो AgNO3 होता है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जाना जाता है। इसका उपयोग जो घाव और जलन में होता है। पोटेशियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका उपयोग जो अति सब्जिक में सामान्य बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो हार्मन सिल्वर AgCl होता है। इसका उपयोग फोटो क्रोमेट कांच के बनाने में किया जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो फिल्मों में वर्षा को देखते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत दिया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो फंगस जो
स्वपोषी नहीं होते हैं, जो कवक होते हैं। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। परजीवी पादप का अपना भोजन के लिए पूर्णतः एवं आंशिक रूप से अन्य पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, जिसे परजीवी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दूसरे जीव के आधार बनकर जीवित रहने वाले पौधे को एवं प्राणी आते हैं। अम्ब्रेला एक लता है। यह प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लिप्ट नजर आती है। स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोजन पदार्थ के निर्माण स्वयं करता है। सभी हरे पौधे नीले हरित शैवाल के कुछ जीवाणु तथा अधिकांश कोशिकाओं जीवाश्म स्वपोषी पोषक पाया जाता है। इस प्रकार से पोषक करने वाले जीवाश्म को स्वपोषी कहलाते हैं। आंशिक मूल से परजीवी, जो चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल रूप से परजीवी हैं, जो दूसरे पौधे के मूलों पर उगते हैं और उसे जल खनिज लवण अवशोषित करते हैं। नेपेथीज, जो यह मांसाहारी पौधे हैं, यह छोटे छोटे जानवर और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन के रूपों में उपयोग करता है। इसी कुल के पौधे को घटपणी है, जो लुप्त प्राय प्रजाति के रूपों में वर्गीकृत किया गया है। जो घटपणी है यह कीटनाशक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैसीय वायु प्रदूषण नहीं करती है? जो कौन सी गैसीय है जो वायु प्रदूषण नहीं करती है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषण नहीं करती है। जो हाइड्रोकार्बन जो यौगिक है, जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन की सरल संयोजक से प्राप्त किया जाता है, गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। वायु उपस्थिति ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसों के अनुपातिक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% आदि विभिन्न गैसों के अनुपात में निश्चित होता है। इन गैसों का अनुपात परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। जो परिवर्तन होता है तब वायु प्रदूषण होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इसी में और पॉइंट है। प्रमुख वायु प्रदूषक जो भारी धातु कण से सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम आदि इससे वायु प्रदूषण होता है। जो सल्फर के ऑक्साइड को जो जल प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 आदि हैं। नाइट्रोजन के यौगिक जो वायु प्रदूषक होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, अमोनिया, यह सभी वायु प्रदूषक गैस है। वायु प्रदूषक के संदर्भ में PM के कणीय पदार्थ होते हैं और SPM ये भी निलंबित कणीय पदार्थ होते हैं। हाइड्रोकार्बन में अमोनिया NH3 वायु प्रदूषक है। अमोनिया एक वायु प्रदूषक है NH3। अन्य वायु प्रदूषक हैं जो तंबाकू का धुआं, फ्लूआराइड धुआं के कण, एरोसोल्स, यह सभी वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन दुर्ग का शुरू किया है। हरियाणा राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्ग की शुरुआत किया है। ऑपरेशन दुर्ग दस्ता राज्य के मानचलों खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के साथ साथ छेड़छाड़ रोकने एक दस्त बनाने के फैसला किया है। इस दस्त का नाम जो ऑपरेशन दुर्ग रखा गया है। जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करेगा उसे यह ऑपरेशन दुर्ग बनाया गया है। जो यहाँ पर ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेल ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है, जिसके द्वारा अब ट्रेन में अकेले सफ़र करने वाली महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेली अभियान के तहत रेलवे प्रोडक्शन फोर्स टीम महिला यात्री की जागरूकता करेगी। जो मिशन शक्ति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता फैला
रही है। अब मिशन शक्ति के द्वारा महिला अपराधों पर भी लगाम लगी है। मिशन शक्ति के द्वारा जो महिला सुरक्षा एवं शक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान को ऑपरेशन के रूपों में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी गोल्डन चावल, जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एक ट्रांसजेनिक चावल किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। गोल्डन राइस, सुनहरी चावल, एक जीन संवर्धित फसल है जिसमें विटामिन ए, बीटा और कैरोटीन के विशेष रूपों में आपूर्ति होती है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों को तीव्रता से निपटाने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस रोपण मजदूरी देने वाले पहला देश का फिलीपींस है। सुनहरी चावल का निर्माण निम्न लाभ हैं, इनकी लाभ देख लेते हैं। यह भोजन में विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्रभावित माध्यम है जिससे दृष्टि से हीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है। आइए इसका और कारण जानते हैं। यह निम्न वसा और निम्न सोडियम आधारित खाद्य पदार्थ है जो उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल समस्या से सीमित रहता है। यह जठर संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इनकी संरचनात्मक पक्ष निम्न है। जो गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावलों के किस्म के प्रतिस्थापित करने के पर्यावरण और कृषकों को आजीविकों को खतरे में डाल सकता है। गोल्डन राइस से भोजन को विधि समाप्त हो सकती है। यह केवल चावल पर आधारित डाइट को भी प्रोत्साहन देता है। गोल्डन राइस के विकास के प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए चुके हैं, जो स्थानीय समुदाय को भी गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस जैसे जीएम फसल की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन पीस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने जीएम गोल्डन राइस का तीव्र विरोध किया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो राजीव कुमार हैं। डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, जो 1 सितंबर से 2017 में पदभार ग्रहण किए थे। 2017 में डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई किताबों भी लिख चुके हैं। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले सीईओ हैं। अरविंद पनगड़िया जो अर्थशास्त्री एवं मुक्त व्यापार के समर्थक हैं। कोलंबिया जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य थे, जो अरविंद पनगड़िया। एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्य चुके थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी तथा सीईओ BBR सुब्रमण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का पहला मास क्या है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो चैत है। मार्च अप्रैल से शुरुआत होता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत होता है। यह शक एवं शाश्वत पर आधारित है, जो 22 मार्च 1957 से सरकारी परियोजनात्मक एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूपों में अपनाया गया था, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुई शक संवत्सर का पहला महीना जो चैत का है, अंतिम माह जो फागुन है। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान क्या है? जो 7.5 से 8 के बीच होता है, या 7 भी दिया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 से 8 के बीच होता है। और यह पीएच मूल का एक संख्या होता है जो पदार्थों को अम्लीय एवं क्षारीय को प्रदर्शित करता है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के द्वारा व्यक्तिक्रम लघु गुणक के बराबर होता है। दो पीएच का मान जो 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों के पीएच मान 7 से कम होता है,
जो अम्लीय होता है। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है जो क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वह उदासीन होता है। तो आइए, मुंह का पीएच मान जो 5.5 से कम होने पर दंत क्षारीय प्रारंभ हो जाता है। तो आइए कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान देखेंगे। जो पदार्थ इधर देखेंगे और उसका पीएच मान देखेंगे। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच, सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच, शराब का पीएच मान जो 2.8 से 3.8, टमाटर का जूस जो 4 से 4.4 के बीच, बियर या शराब के बीच जो 4 से 5 होता है, कॉफ़ी जो 4.5 से 5.5 होता है, मानव मूत्र का पीएच मान जो 5.5 से 7.5 के बीच होता है, मानव लार का पीएच मान जो 6.5 से 7.5 होता है, मानव रक्त का पीएच मान जो 7.3 से 7.5 होता है, और दूध का पीएच मान जो 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोटिस एंड रिजॉल्व का रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो रघुराम राजन है। रघुराम राजन है। भारतीय रिजर्व बैंक 23वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल जो 2013 से 16 के बीच था। अरुधित राय और द गॉड ऑफ स्माइल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। और वर्ष 1997 ईस्वी में अंग्रेजों की सुप्रसिद्ध लेखक जो समाज सेवा है, उनके नर्मदा बचाओ आंदोलन अन्य कई आंदोलन में भाग लिए हैं। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीतिक में एक लोकप्रिय राजनेता हैं और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत नहीं है, थे वो समय जब का पेपर है, अभी अतिशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव के गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए, हाँ सही है। ब्याज दर घटा देना चाहिए, नहीं बढ़ा देना चाहिए। सार्वजनिक व्यय बढ़ नहीं घटा, आपका ऑप्शन ए होगा जो एक सही है। नेक्स्ट, इस प्रकार की परिस्थिति प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी परिस्थिति से गुजरती है तो मुद्रा निर्माण में कठोरता बनाया रहती है। मुद्रास्फीति दो कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, मांग जनित मुद्रास्फीति वस्तु एवं सेवाओं के समग्र आपूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग की अधिक वृद्धि के कारण जब कीमत बढ़ती है तो उसके मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। और दूसरा देखते हैं, जो लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन लगाते जैसे मजदूरी करों और आयात पर लागतों की बढ़ती के कारण उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायित्व सरकार की नीति निम्न होती है। पहला, जैसे हिनान प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्माण, उदार ऋण, साख नीति, युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय और प्रतिगमन कराधान नीति, प्रशुल्क व्यापार नीति, कठोर उद्योग नीति, यह सभी जो लागत जनित मुद्रास्फीति है। जो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने का लिए उपाय, पहला, राजकोषीय उपाय, जो संतुलित बजट बनाना चाहिए, अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना चाहिए, बचतों का प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए, ये सभी उपाय हैं। और मौद्रिक उपाय देख लेते हैं। जो मुद्रा निर्माण को कठोर बनाए रखना चाहिए, मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना, कठोरता साख नीति अपनाना, यह सभी दूर करने का उपाय है। तेज क्या है? तेज क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो डिजिटल पेमेंट ऐप्स है। तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप्स है जो रेलवे टिकट के बुकिंग के लिए यूटीएस ऐप्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा IRCTC भी ऐप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा
चंगेज खान के समकालीन था। इनमें से कौन सा जो चंगेज खान के समकालीन था? जो सुल्तान शहाबुद्दीन इल्तुतमिश ने। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। चंगेज खान का एक मंगोल नेता था। यह निर्दयी और बेहतर आनुवंशिक शक्तिशाली चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खान से बचने के लिए खैवारिज का साम्राज्य, जो जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश शकी वंश का था। यह इलुबरिया तुर्क था। इसका शासनकाल जो 1211 से 1236 ईस्वी के बीच हुआ था। यह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित किया था। इसी के समय भारत मंगोल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी के बीच खिलजी वंश का प्रमुख शासक था, इसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। यह शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है। इसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 ईस्वी के बीच तुगलक वंश की प्रमुख शाखा था तथा उससे उलुग खान की उपाधि धारण किया था। उसके शासनकाल जो 1833 ईस्वी से मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली की गाजी नियुक्त किया गया था। उसके कृषि के उन्नति के लिए अमीर एक कोहिम नियुक्त किया गया था। सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 ईस्वी के बीच लोदी वंश का शासक था। इसने आगरा नामक नवीन नगर, जो 1504 ईस्वी में बसाया और 1506 ईस्वी में आगरा की अपनी राजधानी बनाया। उसने भूमि के नाप के लिए पैमाने गाज सिकंदरी प्रारंभ किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को और कैप्चर करते हैं। जो NAFTA का सदस्य है, आपका ऑप्शन ए, जो USA, कनाडा और मेक्सिको है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको है। इसमें अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते के रूपों में जाना जाता है। यह समझौता जो 1 जनवरी 1994 ईस्वी को लागू हुआ था। इसलिए नाफ्टा में 3 देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकार टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं का व्यवस्था के रूपों में हटा दिया गया है। इसमें तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया है। ट्रेडमार्क, पेमेंट और करेंसी को लेकर 3 देशों के बीच एक बड़ी व्यापार संबंधित काफी सुगम निगम बनाया गया है। वर्तमान में उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जो नेफ्टा के स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा की समझौता US मेक्सिका के तौर पर किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय ने जितना कि अधिकार से संविधान को किस मूल अधिकार से अधीन रखता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अनुच्छेद 21 ले रखता है। विभिन्न विवादों के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार अंतर्निहित होता है। अनुच्छेद 21 का प्रमाण एवं दहिता स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसकी जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थात विस्तार के मेकान गांधी बनाम भारतीय संघवाद, जो 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता को समस्त आवश्यक तत्वों में शामिल किया है, जो व्यक्ति के जीवन को गरिमा बनाने में सक्षम रखता है। जो न्यायपालिका ने जीवन में
अधिकार से मानव होने के कारण सामान्य पूर्ण बनने में सक्षम है। अनुच्छेद 1 का अंतर्निहित अधिकार है। विभिन्न विवादों एवं निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 21 के रूपों में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा किया है। जो 6 प्रकार की घोषणा, सभी घोषणा को देखते हैं। पहला, जीवन रक्षा का अधिकार। दूसरा, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानून सहायक का अधिकार। जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित अधिकार जो विधि के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 20 में जो अंतर्निहित जो अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण आपको देता है, अनुच्छेद 20। जय हिंद, जय भारत।